मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। रिपीट दिस लाइन विद मी। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गेट व्हाट वी वांट इन लाइफ। चलिए, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। आज हम बहुत सारे क्लोज टेस्ट करने वाले हैं, बहुत प्यारे प्यारे लेवल्स के हम क्लोज टेस्ट करेंगे। तो कल की क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने इडियम्स बेस्ड क्लोज टेस्ट किया था, याद है सभी को? एंड आई होप सभी लोगों को टेलीग्राम पे फाइल मिल गई थी जिसमें सारे के सारे इडियम्स के मीनिंग्स लिखे थे। चलो, अब आज की क्लास में हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से क्लोज टेस्ट करेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। हाँ, सबसे पहले हम होमवर्क वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज की क्लास भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी वोकैबुलरी बेस्ड है। मैं वोकैबुलरी को साथ के साथ करवाते हुए आप लोगों को इस वोकैबुलरी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये भी बताते हुए चलूंगी। हम टोन्स भी आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। हम कहीं कहीं कोई रूट वर्ड यूज हो रहा होगा तो रूट वर्ड्स भी आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। हम पार्ट ऑफ स्पीच को भी आइडेंटिफाई करेंगे साथ के साथ। तो आज की क्लास में बहुत 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 सारी लर्निंग होने वाली है। तो स्टार्ट करें, चलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिनों का नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, एक बार बाहर जाके फिर से एक बार रिफ्रेश करके कर लो। इतना परेशान क्यों हो जाते हो? ये दिखाता है कि जो लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं और जो लोग हल्का सा भी जिनको एंगर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब वो मेडिटेशन नहीं करते। यू डोंट डू मेडिटेशन। आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अपने इंटरनल एनवायरमेंट को कंट्रोल होने देते हो। ऐसे तो आगे जिंदगी में बड़ी दिक्कतें आएंगी। बैंक में जाओगे, काम करोगे, कभी सर्वर नहीं चलेगा, कभी कस्टमर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा, कभी लंबी लंबी लाइनें होंगी, कभी कुछ होगा। कैसे कैसे काम करोगे? चलो, आ जाते हैं आज के पहले क्लोज टेस्ट पे। आज का पहला क्लोज टेस्ट क्या है? आज के पहले क्लोज टेस्ट को हम थोड़ा सा इजी क्लोज टेस्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ना ब्रैकेट के अंदर हिंट भी दी हुई है। तो बेसिकली करना क्या है, आपको आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पे आने वाले वर्ड को आइडेंटिफाई करने के। पहला तरीका क्या है? क्लोज टेस्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई करो। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दो। क्या कर दो? इसी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दो। चलो, क्लोज टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? द फर्स्ट थिंग इज स्किमिंग। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले स्किमिंग करनी होती है। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे। जो पिछले हफ्ते न्यूज आई मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस की। मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या होता है? कि एक तरीके से ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं झोल है, कहीं टैक्सेस नहीं दिए। इस सबको किसके अंदर आते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो क्रिप्टो एक्सचेंज है बिनांस, जिसका नाम है, उसके सीईओ है ये। इसने क्या क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया मार्केट में भी, कंज्यूमर्स में भी, और होना भी चाहिए। इसके सेटलमेंट से पहले कंपनी ने दिखाया था कि 60% मार्केट उसी के पास है। और जाओ जो खुद है उनको किंग ऑफ क्रिप्टो बोला जाता था, अब नहीं बोला जाता। यूएस अथॉरिटीज ने इतनी सारी पेनल्टी लगा दी इस कंपनी के खिलाफ। अब बहुत बड़ा रिस्क है कि अपने खुद का एक शेल बन जाएगा, मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मोड पर जा चुकी है कंपनी। और जाओ जो है उन इंडिविजुअल्स की लिस्ट में आ गए हैं जो पहले मेन हेड हुआ करते थे, और अब जो होगी सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। बहुत सारे एनालिसिस हुए, उन्होंने बताया कि इसका मतलब क्या है क्रिप्टो इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए, और क्या इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल के चीजों से बाहर भी आ पाएगी। ऑब्जर्वर्स क्या कह रहे हैं? रिस्क मिसिंग द फॉरेस्ट, मतलब ट्रीज के लिए पूरे फॉरेस्ट को नहीं देख रहे। इसका मतलब क्या है? छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी चीज को इग्नोर कर रहे हैं। और गुड न्यूज भी है सेटलमेंट। की क्या गुड न्यूज है? कि अमेरिकन अथॉरिटीज का जो कदम उठाया है बिनांस के खिलाफ और उनके सीईओ के खिलाफ। चलो आगे स्किमिंग कीजिए। पहले आप करेंगे फिर हम समझाएंगे। स्किम द पैसेज एवरीवन। रीडिंग नहीं करनी है। आगे क्या लिखा हुआ है? ये सब दिखाता है कि वॉशिंगटन जो है अब इस सब चीजों को सीरियसली ले रहा है। यूएस अब फोकस्ड है कि अपने टूल्स के साथ टैकल करने में, डील करने में, जो ये सब लोग यूज करते हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाने में, पेनल्टी से बचने में, और टेररिज्म से लेकर एंटी डेमोक्रेटिक चीजों में आने में। बिनांस को देखो, उनके सीईओ को देखो, जिस चीज के लिए उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, और किस चीज का इल्जाम उन पर लगाया गया। अमेरिकन अथॉरिटीज ने इल्जाम लगाया है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी के जाइंट्स हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, टेरर को फाइनेंस करते हैं। इन सबके अलकायदा के, आईएसआईएस के, जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज भी करते हैं, नार्कोटिक्स के ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। इन्होंने नेटवर्क्स को भी आइडेंटिफाई किया जो इलिसिट फाइनेंस से रिलेटेड है। इरानियन एंटिटी से भी उनका लिंक है। अगर सब कुछ एक साथ लिया जाए तो डिटेल्स शॉक कर देने वाली है, लेकिन जिनको इनकी हिस्ट्री पता है उनके लिए बात सरप्राइजिंग नहीं है। बिनांस जो है सबसे बड़ा क्रिप्टो हाउस हो सकता है जो लोगों के सामने आया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट है। इसका मतलब और भी बहुत सारे ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो जब हमने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि पूरा पैराग्राफ कुछ नहीं, सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल। इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया? कि एक कंपनी है बिनांस और एक उसके सीईओ है। इन दोनों के ऊपर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि ये लोग ब्लैक मनी को अपने पास रखते हैं, स्टोर करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, इसको टेररिज्म में यूज करते हैं, चाइल्ड अब्यूज में यूज करते हैं, नार्कोटिक्स, ये जो ड्रग्स और ये सब होता है इन सबके ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं। और अमेरिका ने क्या किया? इसके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगाती है। और ये जो एक बार हेड हुआ करते थे क्रिप्टो के, अब ये एकदम जमीन पे आ चुके हैं। इसमें बुराई तो है बट अच्छाई भी है। बुराई क्या है इसकी? कि लोगों को डर लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि भाई जितने भी चीजें जो गलत काम हो रहे थे अब वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि वॉशिंगटन ने इस बात को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। पहले मुझे बताओ, समझ में आया सभी को पैसेज? एवरीवन, इज द पैसेज क्लियर? चलो अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, अभी तो और भी बचा हुआ है, अभी लॉन्ग है। चलो आगे स्किमिंग करेंगे। आगे स्किमिंग करेंगे सभी लोग।
मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेती हूँ भाई। विलिंगनेस टू लुक दी अदर वे, दूसरी तरह से देखना, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, बड़े बड़े क्रिमिनल रिंग्स आ गए हैं, पूरे पूरे गैंग आ गए हैं, क्लेप्टोक्रेटिक रेजिम्स आ गए हैं। रेजिम्स का मीनिंग क्या होता है? सरकार। क्लेप्टोक्रेटिक क्या होता है? क्लेप्टोक्रेटिक होता है वो सरकार, देखो उसमें दो रूट वर्ड्स है। एक रूट वर्ड है क्रेसी, क्रेसी का मीनिंग होता है रूल। एक आर की रूट वर्ड होता है, इसका भी मीनिंग होता है रूल। एक वर्ड होता है क्लेप्टो, क्लेप्टो का मीनिंग होता है चोरी करना, स्टील। तो वो सरकार जो अपनी कंट्री की ही चीजों को चोरी करती है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, अपने आप को अमीर बनाने के लिए। एक वर्ड पढ़ा होगा, बच्चे जो होते हैं बचपन में कभी कभी अगर उनको प्रॉपर डांट ना पड़े, प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस उनके साथ ना फॉलो किया जाए, तो कभी कभी बच्चे जो है क्लेप्टोमेनियाक हो जाते हैं। क्लेप्टोमेनियाक का मतलब क्या होता है? क्लेप्टोमेनियाक का मतलब होता है उनको चोरी करने में मजा आने लगता है। चलो, अगर कोई भी चीज एक पैटर्न है जो हमने बार बार देखा है, और ये बात कोई यूनिक नहीं है, जब भी कोई इंडस्ट्री ऐसी आती है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स नहीं होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो इस सब में इलीगल पैसा आ जाता है, लॉन्ड्रिंग आ जाती है, बहुत पैसा आ जाता है, और जिसकी वजह से वो एक्टिविटीज होती है जो घोटाले करती है। अमेरिकन बैंकिंग सेक्टर को ले लो, लेट 20th सेंचुरी में यूएस बैंक्स जो है फ्री फॉर ऑल थी, कोई लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स नहीं थे। हर किसी को, चाहे वो डिक्टेटर हो, डिक्टेटर कौन होता है अपने हिसाब से कंट्री को रूल करता है, टेररिस्ट हो, हर किसी को रीजन मिलता था कि वो यूएस बैंक्स में जाकर अपना पैसा छुपा देते थे। फिर सितंबर 11 के अटैक्स के बाद ही हुआ, और फिर जब सवाल उठे तभी इन्होंने कि अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को यूज किया गया था हाईजैकर्स के द्वारा अपने अटैक को फाइनेंस करने के लिए, कि वहां के लॉ मेकर्स ने पेट्रियट एक्ट पास किया जिसमें यूएस बैंक्स क्लीन हुई, जिसकी वजह से वो क्या करने लगी, पूरा पूरा चेक करने लगी कस्टमर के फंड्स पे। तो वही लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया वही है कि भाई अगर किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, किसी के ऊपर चेक्स नहीं होंगे, किसी के कोई लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो लोग उसका मिसयूज करेंगे ही करेंगे। जैसे क्रिप्टो करेंसी पे कोई लॉ नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, तो लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का मिसयूज किया। ऐसे ही पहले अमेरिकन बैंक्स में भी होता था। अमेरिकन बैंक्स में भी क्या होता था? कोई लॉ नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, तो जितने भी डिक्टेटर्स होते थे, जितने भी कंट्री के रूलर्स होते थे, या फिर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते थे, वो लोग क्या करते थे? यूएस के बैंक्स में अपना पैसा छुपा देते थे। ज्यादा इंडिया में भी होता था, स्विस बैंक्स की बात आई थी कि जितने भी लोग होते थे वो स्विस बैंक में उनके अकाउंट होते थे, उन अकाउंटों में खूब खूब पैसा होता था। चलो, पैसेज क्लियर सभी को? अभी पैसेज पूरा समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने रीडिंग नहीं की है बेटा। क्लोज टेस्ट में हमेशा स्किमिंग होती है, रीडिंग नहीं होती है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, अब आएगा वोकैबुलरी का खेल, अब मजा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द न्यूज लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जो न्यूज आई मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस की, जो क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ लगा बिनांस के और उसके सीईओ के खिलाफ चांच फैंग झाओ के, इसने क्या किया है फाइनेंशियल मार्केट्स में और क्रिप्टो कंज्यूमर्स में क्या भेज दिया है? चलो पहले मुझे एक बात बताओ, खराब न्यूज आई है, इल्जाम लगा है, तो क्या मचेगी? उथल पुथल मचेगी या शांति हो जाएगी? आप ही लोग बताओगे, उथल पुथल होगी या शांति हो जाएगी? मैम बिल्कुल सिंपल सी बात है, एकदम 100% क्या मचेगी? उथल पुथल हो जाएगी, राइट। तो स्टैग्नेशन, शॉक वेव्स, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है सॉरी, स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक ही जगह रुक जाना, तो अपहीवल और शॉक वेव्स, इन दोनों का मतलब क्या होता है? उथल पुथल मींस टर्ब्यूलेंस, मींस डिस्टर्बेंस, मींस ईस्ट, इसको बोलते हैं शॉक वेव, इसको बोलते हैं अपहीवल। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मींस एक ही जगह थमे रहना, कोई मूवमेंट ही ना होना, नो मूवमेंट एट ऑल। पानी, स्टैग्नेंट पानी जो होता है वो खराब हो जाता है, अगर पानी मूव करता रहे तो वो सही रहता है, अदरवाइज स्टैग्नेंट पानी क्या होता है? खराब हो जाता है। तो क्या ये वर्ड्स याद रहेंगे आप सभी को? तो आंसर क्या हो गया? राइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार। एंड ज़ाओ जॉइंस, अच्छा इनकी पार्ट ऑफ स्पीच भी करते हुए चलते हैं, तीनों के तीनों वर्ड्स क्या है? तीनों के तीनों वर्ड्स नाउन है, यहां पे भी क्या आएगा? नाउन है। एंड ज़ाओ जॉइंस अ लिस्ट और लाइनअप ऑफ इंडिविजुअल्स। चलो देखते हैं, पहला वर्ड है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब भी क्या होता है? उथल पुथल मच जाना। एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी है लेकिन वो कंट्रोल्ड एनर्जी नहीं है, अ लैक ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की कमी है, मतलब क्या है? कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन का एक और वर्ड क्या होता है? कियोस है। कियोस का एक और वर्ड क्या होता है? पैंडेमोनियम है। पैंडेमोनियम का एक और वर्ड क्या होता है? नॉइजी डिसऑर्डर है। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? चीजें ठीक ही नहीं है। चलो, रोस्टर, रोस्टर का मीनिंग क्या होता है? अ लिस्ट, किसी भी चीज की लिस्ट को क्या बोलते हैं? किसी भी चीज की लिस्ट को बोलते हैं रोस्टर। चलो अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज क्लटर। क्लटर का मीनिंग भी क्या होता है? कि यार तुमने क्या क्लटर मचा रखा है। जैसे मम्मी जब भी आती हैं अपने बच्चों के कमरों में, और बच्चे अगर हॉस्टल में रह रहे होते हैं तो हमेशा मम्मियां क्या कहती हैं कि क्या ये क्लटर मचा रखा है। तो क्लटर का मतलब क्या होता है? क्लटर का मतलब होता है क्या कहां कहां सामान फेंक रखा है, ये सामान यहां नहीं होना चाहिए था, ये सामान यहां होना चाहिए। तो क्लटर मींस थिंग्स दैट मेक अ प्लेस अनटाइडी, जो किसी जगह को क्या बना देती हैं? खराब बना देती हैं, साफ सुथरा नहीं रहने देती। तो आंसर इज व्हाट? ओनली बी। तीनों के तीनों शब्द क्या है? नाउन है। यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल अ लिखा हुआ है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में ही बताता। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, सारा वो क्या का खेल होता है क्लोज टेस्ट में। क्या ये जो इंडस्ट्री है, क्या ये रिकवर कर पाएगी? इतनी स्टुपेंडस, स्टुपेंडस में पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है, लगता है ऐसा स्टूपिड जैसा लग रहा है कि नेगेटिव वर्ड होगा, नहीं, लेकिन स्टुपेंडस मींस बहुत ही बड़े लेवल के, बहुत ही अमेजिंग या बहुत ही हैरान कर देने वाले, चौंकाने वाले, चौंका देने वाले। चलो स्टुपेंडस लास्ट में ओयूएस लग रहा है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा? राइट, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो नाउन आएगा। चलो देखते हैं, एक्सॉल्टेशन। एक्सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को एक्सॉल्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसकी भर भर के तारीफ कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉल्टेशन। एक्सॉल्टेशन मींस अब आपने किसी की भर भर के तारीफ करी, उसको कैसे याद करोगे? तो वो इंसान क्या हो जाएगा? वो इंसान हद से ज्यादा खुश हो जाएगा। तो एक्सॉल्टेशन का मतलब क्या हो गया? अ स्टेट ऑफ अटर हैप्पीनेस।
बहुत ज्यादा खुशी वाली स्टेट होना, दैट इज व्हाट एक्सॉल्टेशन। वोकैबुलरी चैप्टर नंबर 2, ये सारे के सारे वर्ड्स मिल जाएंगे वहां पे, सारे शब्द। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सभी लोगों ने 3000 वर्ड्स वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसकी टोन कैसी हो गई? इसकी टोन है पॉजिटिव। अटर का मीनिंग होता है बेटा कंप्लीट, पूरा। चलो अगला वर्ड है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन में एक रूट वर्ड है, और रूट वर्ड क्या है? ग्रेस। ग्रेस का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से ग्रेस या फिर ग्रैड, इसका मीनिंग होता है मूव करना, इंक्लाइन, डिग्री, स्टेप, वॉक। तो ट्रांसग्रेशन मीन्स किसी ने कोई रूल को तोड़ दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेशन, मीन्स वायलेशन, ब्रीच। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हर महीने एक लेटर भेजोगे, बट तुमने ये वादा पूरा नहीं किया, मतलब तुमने क्या किया? ट्रांसग्रेस कर दिया, रूल तोड़ दिया। स्कैंडल, घोटाला, एक चारा घोटाला हुआ था, फॉर्डर स्कैम उसको बोल रहे थे, फॉर्डर स्कैंडल उसको बोल रहे थे। तो स्कैंडल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? स्कैंडल इज घोटाला। क्या बोलेंगे इसको? स्कैम बोल देंगे, फ्रॉड बोल देंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को टोन से करते हैं। तो इंडस्ट्री रिकवर नहीं कर पा रही है, तो किसी खराब चीज से रिकवर करेगी कि लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करी, तो मतलब क्या? रूल्स तोड़े, घोटाले किए। तो इन दोनों की टोन कैसी है? इन दोनों की टोन नेगेटिव है। तो आंसर इज व्हाट? ओनली बी एंड सी। समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे। आज तो भर भर के वोकैबुलरी है, क्लोजेस्ट का मतलब ही वोकैबुलरी होता है। यूएस अब फोकस्ड है सबसे बड़े टूल को डील करने में, जो क्लेप्टोक्रेट्स। क्लेप्टोक्रेट्स मींस जो लोग चोरी करते हैं सरकार में। ऑलिगार्क्स, ऑलिगार्क्स मींस कुछ लोगों ने मिलकर सरकार बना ली, अपने हिसाब से चला रहे हैं। डिक्टेटर्स, एक इंसान अपने हिसाब से रूल कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं दुनिया भर में डिपेंड होते हैं किस चीज को के ऊपर? इस टूल्स के ऊपर, अपनी वेल्थ को लॉन्डर करने में, वेल्थ को इलीगल तरीके से लेने में, पेनल्टी से बचने में, और हर चीज को फाइनेंस करने में, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो एंटी डेमोक्रेटिक क्या हो। चलो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन आएगा। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? नाउन ही है। चलो अब एक करके सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। पहला वर्ड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब क्या होता है? आपने कोई जंग छेड़ दी है, अ फाइट फॉर समथिंग। किसी चीज की फाइट को क्या बोलते हैं? क्रूसेड। कनंड्रम, कोई चीज जो आपको परप्लेक्स कर दे। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? आपको परेशान कर दे, पजल हो एक तरीके से। एक था ना पहेली, इसको रिडल भी बोलते हैं। चलो प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है कि आपके आगे कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए आपको, उसको बोलते हैं प्रेडिकामेंट, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आंसर क्या हुआ? राइट आंसर इज ओनली ए। सिर्फ और सिर्फ ए आंसर है। कोई परेशानी किसी को किसी प्रकार की? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसकी पीडीएफ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी बेटा, पीडीएफ पे तो आपका हक है। अमेरिकन अथॉरिटीज जो है उन्होंने अनकवर किए, वो सामने लेके आई वो नेटवर्क्स को, जो रशियन इलिसिट, जहां पे इलीगल फाइनेंस होता है, इलीगल तरीके से पैसा दिया जाता है। साथ ही साथ ईरान के जो एंटिटीज हैं उनको क्या किया जाता है? चलो परमिशन देना। रेटिफाई करने का मतलब होता है कि आपने अपना अप्रूवल दे दिया। एक क्रेडिट वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? भाई आपने अपना अप्रूवल दे दिया। सैंक्शन वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? आपने अप्रूवल दे दिया। अब कुछ बच्चे ना ऑप्शन नंबर ई मार्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मैडम। ये क्या है? ये तीनों के तीनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आ जाएगी? तो उनको ऐसा लग रहा है आंसर ई है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर ई नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पे ईरानियन एंटिटीज, एंटिटीज एक नाउन है, और नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, और ये सारी की सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं जो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। और जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो रेटिफाई करना, एक्रेडिट करना, सैंक्शन करना, इन सब का मीनिंग क्या होता है? कि आपने अपनी सहमति दे दी कि भाई मैं इस बात से अग्री करता हूं, मैं इस बात से तैयार हूं। इसका एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने सेंटेंस लिखा, आई हैव टॉक्ड, मैंने बात की है, टू ब्रोकन हार्ट्स। बताओ पहले मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? मैंने ब्रोकन हार्ट्स से बात की है, मैंने टूटे हुए दिल जिन लोगों के हैं उनसे बात की है। मैम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये गलत है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, बट नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है। ब्रोकन यहाँ पे वर्ब ही नहीं है। हार्ट्स कैसे? हार्ट्स, ब्रोकन हार्ट्स, ब्रोकन यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस सही है। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट, मैं आपको मीनिंग्स बता रही हूं, आप लोग मुझे आंसर बताओ, ठीक है? नुएंस, नुएंस का मतलब क्या होता है? हल्का हल्का सा फर्क है, उसको क्या बोलते हैं? नुएंस। अ स्लाइट, स्लाइट का एक और शब्द क्या होता है? सटल। सटल मींस हल्का सा। जैसे कभी कभी आपसे पूछा कि शादी है और आपको आपके घर वाले शॉपिंग करवाने ले जा रहे हैं, तो उन्होंने आपसे पूछा कि बेटा तुम्हें कैसे कलर्स पसंद है, तुम्हें लहंगे का या शेरवानी का कैसा रंग लेना है? तो आपने बोला मुझे ना बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स नहीं पसंद है, मुझे ना सटल शेड्स पसंद है। सटल का मीनिंग क्या होता है? हल्का, हल्का रंग पसंद है, मुझे गहरा रंग नहीं पसंद है। फिर आप गए चांदनी चौक। अब चांदनी चौक में एक ही कलर के इतने सारे नुएंसेस थे भाई। नुएंसेस का मतलब क्या है? हल्का 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 सा डिफरेंस। तो अ स्लाइट और सटल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? नुएंस। चलो ये तीनों के तीनों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये तीनों के तीनों वर्ड्स नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब क्या होता है? देखो रेलिक्शन, रेलिक और उसके आगे डी लग गया, तो जब भी किसी वर्ड के आगे डी,
डी, दिस, अन, इन, ए या एन लगता है तो कहीं ना कुछ नेगेटिव बात हो रही होती है। तो डेरिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपका ध्यान ही नहीं जा पाया वहां पे, वो चीज आपके ध्यान से ही हट गई, तो उसको क्या बोलते हैं? डेरिलेक्शन। डेरिलेक्शन मींस समथिंग दैट एस्केप्स योर अटेंशन, कोई चीज जो आपके अटेंशन से क्या हो गई? बच गई। डेरिलेक्शन। ओवरसाइट भी वही होता है, आप उस पर नजर ही नहीं रख पाए, ओवरसाइट मतलब आपसे गलती से इग्नोर हो गई। सेम मीनिंग, समथिंग दैट एस्केप्स योर अटेंशन। तो बताओ आंसर क्या हो गया? तो मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें क्या हो रही है जो नोटिस में नहीं आ पा रही? आंसर इज ओनली बी एंड सी। कोई परेशानी? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एंड विलिंगनेस टू लुक द अदर वे, दूसरी तरीके से देखने की जो इच्छा है, हैज ड्रॉन हिम, इसकी वजह से क्या हुआ है? इतना ज्यादा, मतलब आपको विश्वास ही नहीं हुआ, इतना पैसा, इतने बड़े बड़े गैंग। तो कोई चीज तो एस्टाउंडिंग हो, एस्टॉनिशिंग हो, स्टार्टलिंग, स्टैगरिंग, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? एस्टाउंडिंग, एस्टॉनिशिंग, कभी कभी परप्लेक्सिंग भी कह देते हैं, कभी कभी मडलिंग भी कह सकते हैं। तो इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? वो चीज जो आपको एकदम क्या कर दे, वो चीज जो आपको एकदम चौंका दे। दैट इज व्हाट एस्टाउंडिंग, एस्टॉनिशिंग, परप्लेक्सिंग, मडलिंग, स्टैगरिंग। एथीरियल, वैसे तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सेम पार्ट ऑफ स्पीच दूं सारे ऑप्शंस में, जिससे कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच से करना इजी ना हो जाए। एथीरियल क्या होता है? एथीरियल होता है वो चीज जो हमें अपने दुनिया की नहीं लगती है, वो चीज जो एकदम बहुत ही बढ़िया होती है ना, एकदम परफेक्ट होती है, जो अपनी दुनिया की नहीं लगती है, ऐसी लगती है कि वो चीज अनरियल है, हेवनली है, उसको क्या बोलते हैं? एथीरियल। अच्छा, इसकी जैसे एक और शब्द होता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, दैट इज एफीमेरल। एफीमेरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वो चीज जो क्षण भर की है, टेम्पोररी है। तो ये जो वर्ड है ये टाइम से रिलेटेड होता है, और ये जो एथीरियल है इसका मीनिंग होता है बहुत ही लाइट, बहुत ही डेलिकेट, ऐसा लगता ही नहीं कि एक्चुअल में भी वो चीज है, वेरी लाइट एंड वेरी डेलिकेट। तो ये जो शब्द होता है ये किससे रिलेटेड होता है? कह सकते हैं स्पेस से। तो आंसर क्या हो गया? ओनली ए एंड सी। कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। आंसर दो, ध्यान से पढ़ के आंसर देंगे सभी लोग। जब भी कोई इंडस्ट्री कम इनटू व्यू, बिकम नोन, बिकम एविडेंट, एविडेंट मींस क्लियर, तो कोई चीज सामने आती है, तो बताओ कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका आपको मीनिंग लग रहा है सामने आना? ट्रांसपायर्स सामने आती है भाई, टू कम इनटू व्यू। इमर्जेस सामने आती है, टू कम इनटू व्यू। ट्रिकल, मुझे गाना याद आ गया इससे, टिप टिप बरसा पानी। ट्रिकल, ट्रिकल का मीनिंग क्या होता है? बूंद पे बूंद, एक एक करके बूंद टपक रहा है, तो ट्रिकल वर्ड तो यहाँ पे नहीं आ सकता। ट्रिकल का मीनिंग क्या होता है? टू कम स्लोली, ग्रेजुअली। आंसर इज ओनली ए एंड बी। मैं बहुत ज्यादा वोकैबुलरी हो गई, दो शब्द, दो क्वेश्चंस और हैं इसके, फिर एक डिफरेंट पैटर्न करेंगे। ये वाला कर लो, फिर एक अलग ही पैटर्न करेंगे। फिर ये क्या करता है? इलीगल पैसा लेना स्टार्ट कर देता है, खूब सारा पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस में, और इसकी वजह से क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल हो जाता है, बहुत ही बड़ा घोटाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घोटाला हो जाता है, सबकी अटेंशन ले लेता है। मीडियोकर, तुम्हारे भांजे की परफॉर्मेंस कैसी है? मीडियोकर है वो पढ़ाई में, 50-60 नंबर ले आता है 100 में से, बस पास हो जाता है। मीडियोकर मींस सो एवरेज। मंडेन, पकाऊ टास्क, बोरिंग टास्क, मंडेन। सारे वर्ड एडजेक्टिव है। स्पेक्टेक्युलर, इसमें रूट वर्ड क्या है? स्पेक। स्पेक का मीनिंग क्या होता है? दृष्टि। स्पेक्टेक्युलर, देखने दिखाने लायक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अटेंशन ग्रैबिंग, व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस मींस शानदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आंसर इज व्हाट? ओनली सी। चलो लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। फाइनली वो कैप का डोज अब हुआ खत्म। ये बड़ा मेंस लेवल है, जब भी ऐसे 3 ऑप्शंस दिए होते हैं तो इनमें से कोई एक या 2 आंसर होते हैं मेंस में आते हैं। प्री में क्या आता है? प्री में ही ऑप्शंस दिए होते हैं, मतलब प्री में ये वर्ड्स लिखे होंगे, इनमें से एक सिलेक्ट करना होगा। तो अगर सिंगल वर्ड आंसर होता है तो वो प्री लेवल होता है, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है तो वो मेंस लेवल होता है। यूएस बैंक्स क्लीन अप हो गई, वो क्या कर रहे हैं? बेसिक ड्यू क्या कर रहे हैं? चलो, एसिडुअसनेस, डिलिजेंस, मेटिकुलसनेस। अच्छा, हालांकि इन तीनों, इसमें ऑप्शन ठीक कर लेना, स्कोर भी कर लेना। हालांकि इन तीनों का मतलब सेम होता है, एसिडुअसनेस, डिलिजेंस, मेटिकुलसनेस, इन तीनों का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ध्यान से काम कर रहे हो, आप कहीं भी कोई भी गलती का स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हो, मींस क्वालिटी ऑफ डूइंग वर्क वेरी केयरफुली। लेकिन क्यों मैंने आंसर ओनली बी बोला? क्योंकि हालांकि तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, लेकिन यहां पे फ्रेज यूज हुआ है, और फ्रेज को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वो अदरक ही रहेगा, वो कभी भी पुदीना या हरी मिर्च नहीं हो सकता। तो सिमिलरली जो फ्रेज होता है वो होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस फ्रेज का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को करने से पहले बहुत ध्यान से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हो, अच्छे से चेक कर रहे हो, कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे, इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस।
तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी ओनली बी। कोई परेशानी पहले क्लोज टेस्ट में? आगे बढ़े। 50 क्लास में 5000 स्टूडेंट्स लाइव है, क्या बात है। चलो अब आते हैं, ये मैं अभी नहीं करवा रही क्योंकि फिर से वो कैप का डोज हो जाएगा, है ना। एक डिफरेंट पैटर्न करते हैं, इसको मैं होमवर्क में दूंगी। अब एक बड़ा प्यारा पैटर्न करते हैं। प्यारा पैटर्न ये मेंस में आ चुका है, एक बार एसबीआई क्लर्क मेंस में आया था ये। करना क्या है, दो दोस्त हैं जो बातचीत कर रहे हैं, एक का नाम है अक्षय और एक का नाम है रणवीर। अक्षय और रणवीर की बातचीत को हमने क्लोज टेस्ट बना दिया और ये अब मैं क्विज फॉर्मेट में कराऊंगी क्योंकि आज दूसरी क्लास है क्लोज टेस्ट की। करेंगे सभी लोग? चलो पहले स्किमिंग कर लो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो सभी लोग। सभी लोग पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे किस बारे में बात हो रही है। मैं आईबीपीएस क्लर्क में था। हाँ, ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर से ही हिंट लेके बनाया वाला पैटर्न। मुझे बस ये बताना किस टॉपिक की बात हो रही है। व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग ऑफ? ये कभी तुमने सोचा है बच्चों को कोडिंग बचपन में पढ़ाने की कितनी इंपॉर्टेंस है? रणवीर कहता है हाँ मैंने सुना तो है, लेकिन मैं ना इंटायरली कुछ हूं नहीं, मतलब वर्ड नहीं पता क्या आएगा। क्या कोडिंग ऐसी चीज नहीं होती जिसको हमें बाद में सीखना चाहिए? अक्षय बोलता है ठीक है, तुम कोडिंग किसी भी एज पे सीख सकते हो, बट जल्दी सीखोगे ना तो उसके फायदे होंगे। बच्चों के जो ब्रेन होते हैं वो स्पंज के जैसे होते हैं, नई नई स्किल्स देना बच्चों को बड़ा आसान होता है। तो अगर हम बच्चों को पहले कोडिंग सिखा देंगे ना तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। फिर रणवीर जी कहते हैं मैं समझ रहा हूँ उस बात को, लेकिन और भी तो तरीके हैं उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कोडिंग ही क्यों बनाओ सिखाओ भाई। तो अक्षय जी बोलते हैं हाँ भाई दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन कोडिंग ना यूनिक है। एक लैंग्वेज है जो बच्चों को सिखा दो कि आपको कंप्यूटर से कैसे बातचीत करनी है, मशीन से कैसे बातचीत करनी है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है इस दुनिया में, अगर मशीन की लैंग्वेज बच्चे सीख जाएं तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बच्चों को। फिर रणवीर कहता है हाँ मुझे ये बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी बच्चों को पहले मैथ सिखा लो यार, रीडिंग सिखा लो पहले बच्चों को। क्या तुम कोडिंग सिखाने में लग गए हो? और भी एसेंशियल स्किल्स हैं बच्चों को सिखाने के लिए, रीडिंग और मैथ्स। चल आगे बढ़ेंगे। वैसे इंग्लिश में ना मजा बताता है, मतलब ये चीज मैंने हमेशा से नोटिस की है, शायद आप लोगों ने भी चीज नोटिस की होगी। चलो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम आरसी कर रहे हैं, हम क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, हम वोकैब कर रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, बट हम टॉपिक भी सीख रहे होते हैं साथ के साथ। मतलब आपको आपके भी एक व्यू पॉइंट बन रहा होता है। आपको भी एक होता है ना कि आप भी किसी के सामने बात करोगे तो आपको भी पता होगा किस तरीके से बातचीत करनी है, क्या क्या पॉइंट्स आप रख सकते हो, कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो। पढ़ने में भी मजा आता है ना। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। तो मुझे तो बहुत मजा आता है इंग्लिश पढ़ने में। चलो आगे क्या लिखा हुआ है। अक्षय ऑफ कोर्स मैथ्स का पढ़ना, रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोडिंग से तो और अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम बाकी चीजों को मत पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ उनके साथ पढ़ो कोडिंग को। कोडिंग से बच्चे सीखेंगे प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे ब्रेक करते हैं, जैसे कि मैथ्स में सीखते हैं। फिर बच्चों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगा, वो सीक्वेंसिंग करेंगे। रणवीर कहता है ठीक है भाई मुझे समझ में आता है तुम्हारा पॉइंट, लेकिन इस बात मेरी भी तो बात करो, मेरे टॉपिक पर भी तो बात करो। मैं कह रहा हूँ कि कोडिंग बच्चों के लिए बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। तो अक्षय जी ने बोला तो ये जो तुम कह रहे हो ना बहुत कॉमन सी चीज है। ऐसा नहीं होता कि कोडिंग बच्चों के लिए मुश्किल है। बच्चों को बच्चों की एज के हिसाब से कोडिंग सिखाओ, बच्चों की एज के हिसाब से टूल्स होते हैं। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाओ, पहले सीक्वेंसिंग सिखाओ, पैटर्न सिखाओ, फिर कॉम्प्लेक्स चीजों पे आओ। और दूसरी बात, कोडिंग का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना ही नहीं है। कोडिंग का मतलब है क्रिएटिविटी लाना बच्चों के अंदर, इनोवेशन लाना। फिर रणवीर कहता है भाई अक्षय मान ली तुम्हारी बात, मुझे लगता है कि मैंने कभी पहले ऐसा सोचा नहीं था। चलो मैं तुमसे अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कोडिंग हिस्सा होना चाहिए अर्ली एजुकेशन का? चलो लास्ट पैराग्राफ पहले आप लोग करेंगे इसके में। मुझे बिल्कुल लगता है बच्चों को कोडिंग सिखाओ बचपन में, उनकी वो कैसे फ्यूचर के लिए तैयार होंगे। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू में है, सिर्फ यही नहीं कि प्रोग्रामर्स बना रहे हैं, हम बच्चों को वो स्किल्स दे रहे हैं जिसके लिए उनको सक्सेसफुल होने के लिए जो स्किल्स जरूरी होंगी टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में। रणवीर ने बोला भाई तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया सोचने के लिए, मुझे लगता है मुझे और सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं देखता हूँ कि मैं अपने बच्चे का फायदा कैसे कर सकता हूँ। अक्षय बोला बिल्कुल यार कोडिंग तो एकदम सीख जाओ, कोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया बदल रही है, बच्चों को एक अच्छा स्टार्ट देना अंडरस्टैंडिंग में, उस चेंज को लाने में कोडिंग के थ्रू, इससे क्या होगा एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा उनके फ्यूचर पे। तो अब हम अगर अक्षय और रणवीर की बात को देखें तो हमें लग रहा है कि अक्षय जो है वॉज मोर कन्विंसिंग, अक्षय वॉज मोर कन्विंसिंग दैन रणवीर, कह सकते हैं। फाइनली रणवीर को अक्षय की बात माननी ही पड़ी। चलो अब आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन डबल फिलर का क्लोज टेस्ट है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो आंसर यहां मैंने सुना है, लेकिन मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूं, मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूं। चलो मैं पूरी तरीके से परसुएडेड नहीं हूं। परसुएडेड का मतलब क्या होता है? मैं माना हुआ नहीं हूं इस बात को।
तो हमें फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या लग रहा है, फर्स्ट वाले ब्लैंक में हमें ए और बी दोनों लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, लेट्स मूव अहेड। आई मीन मुझे ऐसा लगता है, इजंट इट कोडिंग, कि जो कोडिंग है वो चीज ऐसी नहीं है जिसको आप अपनी जिंदगी में बाद में सीखो। अगर आप उसमें करियर परस्यू करना चाहते हो, ए लग रहा है। एक्सप्लोर करना चाहते हो, चलो करियर को क्रिएट भी कर सकते हैं, सी लग रहा है। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में ए और बी आया, सेकंड वाले ब्लैंक में ए बी और सी आया। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? सस्पेक्टेड का मीनिंग क्या होता है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हो। सस्पेक्ट है वो, मतलब उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर शक है मुझे, ही इज सस्पेक्टेड। चलो अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। ये तो इजी है, सबका सही निकलना चाहिए। नो घोटालेज एट ऑल। ठीक है, तुम कोडिंग किसी भी एज पे सीख सकते हो, बट अगर तुम उसको जल्दी सीख लोगे या तुम उसको जल्दी ले आओगे, जनरेटिंग इट, कोडिंग को जनरेट भी ना करते हैं, कोडिंग को एक्सपोज करना, कोडिंग को एक्सपोज करना। अच्छा कोडिंग को एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब कोडिंग को सामने लेके आ रहे हैं, चलो सही लग रहा है। कोडिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सही लग रहा है। इसके फायदे होते हैं, बच्चों के ब्रेन स्पंजेस के जैसे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, तो ब्लैंक तो हो गया, अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है मुझे समझ में आता है, बट और तरीके नहीं है स्किल्स को डेवलप करने के लिए। मुझे लगता है कोडिंग इतनी अपीयर सीम दोनों सिनोनिम्स है, इतना स्पेसिफिक क्यों भाई, कोडिंग ही क्यों? तो बी और सी इसमें भी लग रहे हैं, तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट वन, एक्सपोज करने का मतलब क्या होता है, सामने लेके आना। तो कोडिंग को एक्सपोज कर रहे हैं, इसका मतलब कोडिंग को सामने ला रहे हैं। सीम्स मींस जैसा दिख रहा है। एक ऐसी दुनिया जो टेक्नोलॉजी के द्वारा ड्रिवन है, मशीन की लैंग्वेज समझने से क्या हो सकता है, ब्रिंग अप, ओपन अप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ब्रिंग अप सामने आ सकती है। क्लीन अप का तो मतलब सफाई कर देना, सफाई नहीं करनी, सामने लेके आना है। तो फर्स्ट में ए और बी लग रहा है, मुझे लगता है वो बात सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉजिटिव टोन है, यहाँ पे नेगेटिव टोन है, तो कनेक्टर कौन सा आएगा, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आएगा। बट फिर भी और स्किल्स भी तो है ना भाई, उनमें फोकस कर लो, रीडिंग पे फोकस कर लो, मैथ्स पे फोकस कर लो, कोडिंग क्यों, तो यहाँ पे कोडिंग को हाँ बोल रहे हैं, यहाँ कोडिंग को फिर मना कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर आएगा। ये तो रिजल्ट और रीजन का है, ये दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है, ये तो एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर है, तो यहाँ पे सिर्फ बता सकता है। तो आंसर इज ओनली बी। समझ आ रहा है सभी को? चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। बच्चों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है किस चीज से, वो लॉजिकल सीक्वेंस करते हैं कोडिंग में। अर्थमेटिकल तो नहीं करते, अर्थमेटिकल तो मीनिंग होता है नंबर्स के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे तो सीक्वेंस सिस्टमैटिक होती है। तो इसमें दोनों लग रहे हैं, ए और सी। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन इस बारे में क्या कोडिंग जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत चैलेंजिंग है। इंटीग्रेट का मीनिंग भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है। बट इस बात का क्या कोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों आ सकते हैं। तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी। चलो नेक्स्ट, बट और नॉट बेटा साथ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट को खिचड़ी क्यों बना देते हो? कॉन्सेप्ट ये था कि बोथ और नॉट साथ में नहीं आ सकते, बट और नॉट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। ठीक है, ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, मिस्टेक है, सारे सही लग रहे हैं, मतलब गलत फहमी है, गलत चीज है, गलती है। मुझे लगता है मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, तो तुमको लगता है क्या कि जो कोडिंग है वो इंटीग्रल, इंटीग्रल मींस मेन हिस्सा होना चाहिए, स्टैंडर्ड एक नॉर्मल हिस्सा होना चाहिए, क्रूशियल एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए? तीनों आ सकते हैं यहाँ पे भी, ए बी और सी। आंसर इज ऑल ऑफ ए बी एंड सी। चलो नेक्स्ट, अपने स्कोर्स भी बताना मुझे लास्ट में ना कि इस वाले क्लोज टेस्ट में क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। स्टैंडर्ड मींस एक स्टैंडर्ड, मतलब ये तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा, समथिंग व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। या फिर एक्सेप्टेबल या डिजायरेबल भी कह सकते हैं। हाँ मुझे पता है कोडिंग को लाने से क्या होता है, बच्चा एक ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी हमारे जिंदगियों के हर पहलू पे क्या हो जाती है, हर पहलू पे एसिमिलेट, एसिमिलेट का मीनिंग क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाती है, वोवन बंद हो जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तीनों का मतलब क्या है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है, बिकम अ पार्ट। चलो तो यहाँ पे तो तीनों लग रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। एब्सोल्युटली इट्स वर्क। वर्क क्या है, करना। अबैंडन का मीनिंग होता है त्याग देना, लीव कर देना, तो ये तो नहीं आ सकता। इसको टोन से भी कर सकते थे, यहाँ पे पॉजिटिव टोन का शब्द आएगा, अबैंडनिंग इज अ नेगेटिव टोन। इन्वेस्टिगेट करो, एक्सप्लोर करो, समझो, दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पे बी और सी दोनों आ सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ बी एंड सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? बढ़िया स्कोर्स। चलो अब एक क्लोज टेस्ट, ये वाला होमवर्क है, 5 ही क्वेश्चंस का है, सभी लोग करके लाएंगे, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा क्लोज टेस्ट है, तो आई वांट सभी लोग इस क्लोज टेस्ट को करके लाएं। अब मैं आपको बता देती हूँ, कल तो चलो वेडनेसडे, कल तो आपकी यूट्यूब पे क्लास होगी जहां बहुत अलग अलग पैटर्न करेंगे। इसके लेवल 3 में हम क्या करने वाले हैं वो एक बार देख लो बेटा। तो लेवल 3 में हम ये पैटर्न करने वाले हैं। इस पैटर्न में क्या होता है, बेसिकली आपको ये सारे सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि ये वाले में से कौन सा सेंटेंस है और ये किस ब्लैंक में आएगा। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स क्लोज टेस्ट। मतलब सारे सेंटेंसेस दे दिए, अब सारे फ्रेजेस या पार्ट्स दे दिए सेंटेंसेस के, आपको बताना है कौन सा किस पोजीशन पे आएगा। तो इसको हम करेंगे लेवल 3 में।
इसके बाद हम लेवल 3 में क्या करेंगे, इसके बाद हम लेवल 3 में इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, वी विल डू दिस। और इसके बाद मैंने ऐड नहीं किया, इसके बाद हम लेवल 3 में एक और करेंगे, विच इज पैराजंबल प्लस क्लोज टेस्ट, पीजे प्लस सीटी। तो अभी ये 2-3 पैटर्न और आपके रह गए हैं क्लोज टेस्ट के, इनको हम कल की क्लास में, परसों की क्लास में करेंगे। तो ये पूरा का पूरा वीक हमने डेडिकेट किया है क्लोज टेस्ट को। तो हमने बेसिकली 3 हफ्ते डेडिकेट कर चुके हैं। पहला हफ्ता हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेडिकेट किया था, दूसरा हफ्ता हमने पैराजंबल को डेडिकेट किया, तीसरा हफ्ता हमने क्लोज टेस्ट को डेडिकेट किया। अब इसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो अगला हफ्ता हमारा कौन से वाले मिक्स क्वेश्चन को डेडिकेटेड होगा, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस को, और उसका अगला हफ्ता हमारा थीम बेस्ड क्वेश्चंस को डेडिकेट होगा। तो यही मैंने आपको पूरा का पूरा स्टडी प्लान भी दिया था दिसंबर में कि हम पूरे दिसंबर में क्या क्या करने वाले। तो इस पूरे दिसंबर के हमारे ये 5 टॉपिक्स थे जिनपे हमें कमांड बनानी थी, जो आपको एसबीआई क्लर्क के पेपर में हद से ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मंथ जो हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज जनवरी, उसका आपको स्टडी प्लान फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मिल जाएगा। मजा आया आज के सेशन में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे करनी थी, मुझे आज आप लोगों के प्रेयर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज फाइनल जजमेंट आने वाला है मेरे केस का। तो आई वांट योर प्रेयर्स कि जजमेंट जो भी आए बहुत अच्छा है, और सारी के सारा जो जितना भी जो लीगल कह सकते हैं, जो पूरी लड़ाई थी, हासिल था, सारा का सारा आज खत्म हो जाए। तो आई वांट योर प्रेयर्स। अंकुश सर का कल है आर्ग्यूमेंट, लेट्स सी क्या होता है। और मजा आया, परफेक्शन से जो उम्मीदें थी वो पूरी हो रही है। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी से, इस रिक्वेस्ट को मान लेना, ऑटोमेटिकली मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। परफेक्शन में 3 महीने रेगुलरली आ जाओ, बिना एक भी सिंगल सेशन मिस किया। किसी भी पेपर का प्री देने जाओगे, किसी भी पेपर का मेंस देने जाओगे, पेपर इतना इजी लगेगा ना कि आप लोग को लगेगा कि ऐसा कोई पेपर क्यों बना है, इतना इजी क्यों बनाया। बट उसके लिए रेगुलरिटी मेक श्योर करो कि आप मेंटेन करो। कल मेरे बच्चे का मेल आया, मैं परफेक्शन में आते आते 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मैंने उस बच्चे को रिप्लाई किया कि बेटा 3 दिन में, 3 डेज में क्या कभी कोई लैंग्वेज सीखी जा सकती है? सारा का सारा खेल किस चीज का होता है? पेशेंस एंड परसिवरेंस। तो मेक श्योर करो कि आप लोगों के पास ये दोनों चीजें हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आई कुड सी बहुत सारे बच्चों की वोकैबुलरी बहुत ज्यादा वीक है, तो क्या आप लोग वोकैबुलरी पढ़ नहीं रहे 20 से 25 मिनट रोज? मेक श्योर करो कि आप वोकैब प्रोडिजी रोज के रोज 20 से 25 मिनट पढ़ो। 20-25 मिनट्स एवरीवन हैज टू रीड वोकैब प्रोडिजी डेली, एवरी सिंगल डे। वोकैबुलरी बहुत टाइम टेकिंग चीज होती है, ऐसे एक दिन में नहीं इंप्रूव होती है, एक महीने में नहीं इंप्रूव होती। इसको रेगुलरली रीड करना पड़ता है, और रटना नहीं है, सिर्फ रीड करना है। जैसे किसी नॉवल को पढ़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही रीड करना है, बड़े प्यार से। ऐसे रीड करो जैसे कोई नॉवल को रीड कर रहे हो। एक बार रीड करोगे, 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, 4th टाइम ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपकी मेमोरी में जाके बैठ जाए। यस, चलो तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। मुझे फीडबैक जरूर दे देना, क्लासेस में कैसा लग रहा है, आपकी उम्मीदें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, इंप्रूवमेंट लग रहा है नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज मेक श्योर कि सभी लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक की वजह से ही आज परफेक्शन इस लेवल पे आ गया है कि इतने सारे बच्चे परफेक्शन को रेगुलरली अटेंड करते हैं। यस, तो प्लीज मेक श्योर कि आप फीडबैक जरूर दें, आपके फीडबैक पे हम बहुत काम करते हैं परफेक्शन। कल एक बच्चे ने बहुत नया पैटर्न भेजा था हमको मेल पे, वो पैटर्न भी मैंने टीम को बोला कि सेम इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाओ, बड़ा प्यारा पैटर्न था, करवाऊंगी भी आप लोग, बट अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड